आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल न्यू एरा क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। पिछले वीडियो हमने देखा था मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में मोल की डिफिनीशन, मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में हाउ टू यूज मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में मोल कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं। आज हम वो देखेंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो चलिए गाइस देखते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। तो ये हो गया a + 2b इज इक्वल एरो, ये हो गया आपका c 2c + d। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है, स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है, ये आपको पता है कि ये है अभिकर्मक और ये है उत्पाद। तो स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं हम, यहाँ पे d है तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, मोल मान लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री में होता है, यानी इसका मतलब है कि यदि 1 मोल a, ये 1 क्या है, मोल है, यदि 1 मोल a और 2 मोल b है, 2 मोल b है, तो जो इससे उत्पाद बन रहा है c, वो कितना मोल होगा, जो कोएफिशिएंट होगा वही। तो कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। c कितना होगा, 2 मोल होगा, और d कितना होगा, 1 मोल होगा। यानी यही है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में क्या है कि जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम मान लेते हैं कि उतना मोल है। तो अभिकर्मक में देखते हैं, ये यहाँ पे दिया है a + 2b = 2c + d था, यहाँ पे 1 कर सकते हैं हम। यानी कि यदि हम 1 मोल a और 2 मोल b लेते हैं तो उससे 2 मोल c और 1 मोल d उत्पन्न होता है। यही यदि यहीं पे हम कर दे, यहाँ पे 1/2 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, तो हो जाएगा क्या, 1 मोल अगर हम a ले रहे हैं और 3 मोल b ले रहे हैं, तब जाके हमारा 2 मोल c और ½ मोल d बनेगा। यही है स्टोइकियोमेट्री। अब इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब गाइस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। तो स्टोइकियोमेट्री पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर उत्पन्न CO2 का आयतन कितना होगा। तो 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर, तो पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगा, ये हो गया आपका मीथेन प्लस जलाने पर, यानी जलाएंगे कैसे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये रहा आपका O2, CH4 को जला दिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। स्टोइकियोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन में यूज जब होगा मोल कॉन्सेप्ट, तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। जब बैलेंस होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आपका 2O2, ये हो गया 4O ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कर लेते हैं 2। ये आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब स्टोइकियोमेट्री में हमने बताया है सेम वही अप्लाई करना है यहाँ पे। जैसे अब ये CH4 है, मीथेन है, मीथेन के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है, 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर उत्पन्न CO2 का आयतन। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि हम बताए थे जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम मोल मान लेते हैं। तो ये हो गया 1 मोल, यानी कि हमारे पास 1 मोल CH4 है, तो जलाने पर उत्पन्न CO2 पूछा है, तो यहाँ पे देखते हैं CO2 कितना हो रहा है, वो भी 1 मोल है। यानी 1 मोल मीथेन को जलाएंगे तो कितना उत्पन्न होगा CO2, 1 मोल। अब यहाँ आते हैं 16 ग्राम CH4 को जलाने पर उत्पन्न CO2 का आयतन बताइए। 16 ग्राम CH4, तो पहले मोल की संख्या यहाँ पे निकालते हैं मीथेन में। तो मोल बराबर, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मोल बराबर क्या होता है, किसी पदार्थ का भार बटे में उसका अणु भार।
तो पदार्थ का भार तो दिया है क्वेश्चन में 16 ग्राम, और मेथेन का अणु भार निकाले थे, मेथेन का ये हो गया आपका 12 और प्लस हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, यानी 16/16, यानी कि हो गया आपका ये 1 मोल। यानी 1 मोल मेथेन को जला रहे हैं तो 1 मोल CO2 उत्पन्न हो रहा है। अब ये हो गया आपका 1 मोल, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, CO2 का आयतन। तो हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट में देखा था कि किसी भी गैस का एसटीपी या एनटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल उत्पन्न हो रहा है CO2 और 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। यानी कि 16 ग्राम मेथेन को जलाने पर उत्पन्न CO2 का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री का यूज। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। यहीं पे गाइस अगर 16 ग्राम जहाँ पे है वहां पे 8 ग्राम कर दे, 16 ग्राम जहाँ पे है वहां पे क्या कर दे, 8 ग्राम कर दे, तब क्या होगा? तो तब मोल निकालेंगे हम। तो मोल निकालेंगे तो क्या होगा, पदार्थ का भार पहले 16 था तो 16 था, अब यहाँ पे 8 ग्राम कर दे तो पदार्थ का भार क्या हो गया आपका, 8 ग्राम हो गया। तो 8 ग्राम का मतलब ये हो गया कितना, 1/2 मोल। 1/2 मोल का मतलब हो गया 0.5 मोल। तो अब स्टोइकियोमेट्री से हम लोग क्या पता किए थे कि यदि 1 मोल मेथेन होता, यदि 1 मोल मेथेन होता तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती। लेकिन हमारे पास मेथेन का कितना मोल है, हम यहाँ पे निकाले हैं। मेथेन का कितना मोल है, 0.5 मोल, यानी आधा मोल। यानी अगर मेथेन 0.5 मोल है, यदि मेथेन 0.5 मोल है तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.5 मोल होगा, 0.5 मोल होगा। अब क्या होगा, अब पढ़े हम कॉन्सेप्ट में कि किसी भी गैस का यदि 1 मोल है तो उसका एचपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर। तो चूंकि अगर 1 मोल होता, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता तो उसका आयतन कितना होता, 22.4 लीटर। लेकिन अब हमारे पास कितना मोल CO2 है, 0.5 मोल CO2 है। तो 1 मोल का आयतन है 22.4 लीटर, तो 0.5 मोल का कितना होगा, 0.5 मोल CO2 का। तो क्या हो जाएगा, ये 1 मोल है, 0.5 यानी इसका आधा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 11.2 लीटर। यानी 8 ग्राम CH4 अगर होता, उसको जलाने में जो उत्पन्न CO2 का आयतन होता वो 11.2 लीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है 50 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न CO2 का द्रव्यमान। पिछले वाले क्वेश्चन में था CO2 का आयतन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यहाँ पे दे दिया है CO2 का निकालना है क्या, द्रव्यमान। फिर अब फिर से हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो CaCO3 गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखेंगे पहले कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो Ca 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 2 और 1 3 है, इक्वेशन बैलेंस है। अब स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। यदि 1 मोल CaCO3 है तो कितना उत्पन्न होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना मोल CaCO3 है। ये तो स्टोइकियोमेट्री कह रहा है कि अगर 1 मोल CaCO3 होता तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते। लेकिन अब हमारे पास है कितना कैल्शियम कार्बोनेट, तो निकाल लेते हैं। मोल बराबर
पदार्थ का भार बटे अणु भार। तो पदार्थ का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 ग्राम। 50 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार निकाल लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, कैल्शियम का आपका हो गया 40 प्लस कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके 3 एटम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 40 12 प्लस 48, ये हो गया 48 12 60 और 40 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार आ गया आपका 100। तो अब निकाल रहे हैं पदार्थ का भार बटे में अणु भार, 50 बटे 100, यानी ये हो गया 0.5 मोल। तो अब यदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती, लेकिन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कितना? 0.5 मोल। तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार यदि 0.5 मोल CaCO3 है तो उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कितना होगा? 0.5 मोल होगा। 0.5 मोल होगा। अब निकालना क्या है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, न कि मोल। मोल तो निकाल चुके हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान निकालना है। तो फिर से वही फार्मूला हमको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे में उसका अणु भार। अब पदार्थ कौन सा है? CO2। CO2 का भार, CO2 का द्रव्यमान ये तो निकालना है, ये तो निकालना है, मोल दिया है तो मोल की जगह पे रख देंगे 0.5 बराबर, ये निकालना है हमारा, ये W कर सकते हैं, भार बटे में अणु भार। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार हो गया आपका ये 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 एटम है, 16 दूना के 32, तो ये हो गया 12 32 44, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का मतलब आधा, यानी कि 44 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो उसका आधा हो जाएगा 0.5 गुणे 44 इज इक्वल टू W, यानी इसका आधा कर लेंगे तो ये हो गया 22, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम प्राप्त होगा? 22 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रश्न था 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न CO2 का द्रव्यमान। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, गर्म कर दिए, उत्पन्न हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है? यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता, लेकिन हमारे पास कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट है? तो यहां से निकालेंगे, मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार दिया था 50 ग्राम, अणु भार निकाला है CaCO3 का तो आया है 100, तो 50 बटे 100 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.5 मोल। तो यदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 1 मोल CO2 उत्पन्न होता, लेकिन हमारे पास कितना है? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल जब कैल्शियम कार्बोनेट है तो 0.5 मोल CO2 उत्पन्न होगा। लेकिन पूछा हमसे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान पूछा था। तो द्रव्यमान के लिए फिर वही फार्मूला, मोल बराबर भार बटे अणु भार। अब मोल तो हमको निकल चुका है 0.5 मोल, तो 0.5 बराबर भार निकालना है, W मान लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार निकालना है 44, 44 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 22 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न CO2 का द्रव्यमान कितना होगा? 22 ग्राम। यदि यहीं पे द्रव्यमान न पूछ के आयतन पूछ देता, अगर द्रव्यमान न पूछ के क्या पूछ देता? आयतन पूछ देता, तो हमको पता है कि यदि 1 मोल आयतन है, 1 मोल यदि है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, और हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना हो जाएगा? उसका आधा, 11.2 लीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन पहले दे दिया है
कॉपर का नाइट्रिक अम्ल से 4HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया गया है तो बना है कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो पूछा है क्वेश्चन में इस अभिक्रिया में 1 मोल HNO3 से प्राप्त NO2 का आयतन बताइए। 1 मोल HNO3 से प्राप्त NO2 का आयतन। अब आते हैं हम स्टोइकियोमेट्री पे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि 1 मोल यहां पे हम कर सकते हैं, एक कुछ नहीं है तो कॉपर कितना है, 1 मोल है। कॉपर छोड़ दीजिए, कॉपर से कोई मतलब नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा है बस उसी पे आते हैं। HNO3 और NO2 यहाँ पे बस इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में HNO3 कितना मोल है, 4 मोल है, 4 मोल है। और 4 मोल HNO3 से NO2 कितना बन रहा है, 2 मोल। 4 मोल HNO3 से NO2 कितना बन रहा है, 2 मोल। तो पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में 1 मोल HNO3 से प्राप्त NO2 का आयतन बताइए। तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से यदि 4 मोल HNO3 है तो 2 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है 2 मोल। तो यदि 1 मोल, क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल, तो 1 मोल जब होगा HNO3 तो ये कितना मोल बनेगा, तो ये हो जाएगा 2/4 मोल। तो ये आपका हो गया 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1/2 मोल यानी 0.5 मोल। अब पूछा क्या है, NO2 का आयतन बताइए। तो अब पता है फिर से वही कॉन्सेप्ट है, पिछले वीडियो वाला कॉन्सेप्ट है कि यदि 1 मोल किसी भी गैस का आयतन है, यदि कोई भी गैस 1 मोल है तो उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मोल है, 0.5 मोल है। तो यदि 1 मोल गैस है, 1 मोल NO2 होता, 1 मोल NO2 होता तो आयतन कितना होता उसका, 22.4 लीटर। लेकिन हमारे पास कितना मोल NO2 है, 0.5 मोल। तो जब 0.5 मोल NO2 होगा तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 गुणे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.2 लीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11.2 लीटर CO2 को उत्पन्न करने के लिए CuCO3 की ग्राम में मात्रा बताइए। 11.2 लीटर CO2 को उत्पन्न करने के लिए CuCO3 की ग्राम में मात्रा बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये दिया था, ये पूछ रहा था। इस बार थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इसको दे दिया है और CuCO3 की मात्रा पूछ रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, CuCO3 को गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा CuO प्लस CO2 में। अब CO2 की मात्रा दिया है कितना, 11.2 लीटर। CO2 की मात्रा दिया है 11.2 लीटर। अब चूंकि हमें पता है, पिछले वीडियो में देखा था, कॉन्सेप्ट में देखा था कि किसी भी गैस का, कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होता, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता तो उसका आयतन कितना होता, 22.4 लीटर। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता 22.4 लीटर। तो यदि 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कितना मोल होता, 1/22.4 लीटर, 4 मोल। तो अब 1 लीटर होता तो इतना होता, तो हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 11.2 लीटर। तो अगर 11.2 लीटर है आयतन तो मोल कितना होगा, तो 1/22.4 गुणे 11.2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 1/2 यानी 0.5 मोल। ये क्या निकल आया हमारे पास कि CO2 की मात्रा निकल गई किसमें, मोल में, 0.5 मोल। यानी ये निकल गया हमारा 0.5 मोल CO2 हमारे पास है। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है, यदि ये 0.5 मोल है
तो ये भी 0.5 मोल होना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक मोल है और इसका भी 1 मोल है। तो यदि ये 0.5 है तो उस हिसाब से ये भी 0.5 मोल होना चाहिए, 0.5 मोल। अब CuCO3 की ग्राम में मात्रा पूछा है, मोल हमने निकाल लिया है, तो अब हमें पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, भार बटे अणुभार। तो मोल तो दे दिया है 0.5, भार हमको निकालना है अणुभार। CuCO3 का अणुभार कितना हो जाएगा? तो कॉपर का होता है 65, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 एटम है तो 16 क्या हो गया 48, ये हो गया 48, 12 60 और 65 125। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 125, तो ये हो जाएगा आपका 62.5 ग्राम W, यानी कि 11.2 लीटर CO2 को उत्पन्न करने के लिए 62.5 ग्राम CuCO3 की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हमने स्टोइकियोमेट्री में 4-5 क्वेश्चन देख लिए। तो ये मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में हमने 10 क्वेश्चन देखे। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखा था। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में स्टोइकियोमेट्री देखा हमने कि कैसे इक्वेशन में कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब कुछ और फार्मूला है मोल निकालने के लिए जो इनसे अलग है थोड़ा सा, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है उसमें मोलरता। मोलरता क्या होती है? तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो यदि क्वेश्चन में मोलरता दे दे और कुछ ना दिया, बस मोलरता दे दे और आयतन दे दे, तो मोल कैसे निकालेंगे? तो यहां से हम कह सकते हैं मोल बराबर मोलरता गुणे, ये यहां आ जाएगा तो आयतन, मोलरता गुणे आयतन लीटर में। तो ये एक फार्मूला आ गया आपका मोल निकालने के लिए। एक और फार्मूला मिल गया आपको। मोलरता होता क्या है, डिफिनेशन क्या होती है इसकी? तो यहां से डिफिनेशन निकल जाएगी कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। और मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। यहां से मोल बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे आयतन लीटर में। तो ये एक और फार्मूला मिल गया। एक और फार्मूला है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर होता है n गुणे मोलरता, n गुणे मोलरता। यानी अगर क्वेश्चन में मोलरता भी ना दिया हो, क्वेश्चन थोड़ा और घुमा दे, नॉर्मलता दे दे, तो नॉर्मलता बराबर होता है n गुणे मोलरता। तो अगर नॉर्मलता दिया है तो वहां से हम मोलरता निकाल लेंगे, मोलरता निकाल लेंगे तो फिर हम मोल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है n की। n क्या है? n क्या है? तो जहां n है अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता, अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। अब बात आ गई अम्ल की क्षारकता क्या होती है और क्षार की अम्लता क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा H2SO4। ये जब आयनित होगा तो टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में।
हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितने हो गए 2। तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या वही होती है अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ पे विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ पे अम्ल की क्षारकता क्या हो गई 2 हो गई। जैसे H3PO4 है तो ये टूटेगा H+ और PO4 माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने हैं 3 विस्थापनीय हाइड्रोजन है। तो इस अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसी तरह से क्षार कर लेते हैं, जैसे NaOH है ये टूटेगा Na+ और OH माइनस में। तो क्षार की अम्लता क्या होती है, तो इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या ही क्षार की अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पे विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं 1 है। तो इस क्षार की अम्लता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ये N। तो इस तरीके से हमने मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 पढ़ के फाइनली मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में स्टोइकियोमेट्री देखा, यानी कि रासायनिक समीकरण में मोल कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखा। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे मोल निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कहीं भी दिक्कत हो वीडियो में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।